OIC के कश्मीर राबता ग्रुप की आज मुलाकात हुई है। उसके अंदर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसके अंदर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। लद्दाख के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, नेपाल के साथ ताल्लुकात जितनी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारत के, और यहाँ पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कशीदा सूरत हाल भारत के लिए कोई परेशानी का बायस बनेगी जनरल साहब, या डू यू थिंक कि भारत अभी भी उन्हीं सोचों में है और उन्हीं गुमानों में है कि वो इस खित्ते का बॉस है या चौधरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त दो चीजें हैं जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मोदी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप कह लीजिए। एक तो ये है कि चाइना और इंडिया का जो LAC लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल जैसे कह रहे हैं लद्दाख में, उसके बारे में बावजूद इसके कि कोई अभी वायलेंस नहीं, लेकिन सिचुएशन को स्टेबल नहीं कहा जा सकता। कल इंडियन एयर चीफ ने कहा कि जनाब उनकी एयर एक्टिविटी काफी देखी जा रही है, बड़ी अनयूजुअल किस्म की चाइना की एयर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि अभी कोई शुबात मौजूद है कि शायद कोई नया इंसिडेंट न हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब इनकी बातचीत होती है और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर ये कोई सिचुएशन अगर स्टेबल हो जाए लद्दाख LAC पे, तो फिर आप सोचिए कि भारत को वहां से फुर्सत होगी जो कि आज मेंटली कमिटेड है वहां। दूसरा इशू आ जाता है इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स का। मोदी इस वक्त काफी अंडर प्रेशर है, क्योंकि मोदी अपने पिछले 6 सालों में जो प्रोजेक्शन करता रहा है, जो बातचीत और जो बड़ा, जैसे वो रोजाना लोग मजाक के तौर पे बात करते हैं कि जी 56 इंच की छाती जो है दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 6 इंचेस। वो 56 इंच की छाती वाली जो चीज है कि आपने कहा चाइना को भी लाल आंख से देखेंगे, पाकिस्तान को भी ये करेंगे वो करेंगे, ये वो चीजें हैं जिससे कि आपने अपनी कौम में और बाहर एक ऐसी धाक बिठाई हुई थी, एक ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ था जिससे आपके लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वहां पे कि चाइना से यूं मार खाई जा सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि मोदी अब बहुत झूठ बोल बोल के तो वो भी साथ इमेज को मजीद अपने बोस्टर करते रहे। उसमें बालाकोट ले लें, कहा जी 300-350 लोग मार दिए हैं, या वो आप उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें जो हुई नहीं, उसका भी। तो ये एक इमेज ऐसा था जो उनके लोग समझते थे कि भाई भारत तो जो जी चाहे कर सकता है, और वो कर भी रहा था यूनिलेटरल। आपने देखा कई एक्शन उसने, आर्टिकल 370 वाला देख लें, यूनियन टेरिटरीज की कन्वर्शन देख लें, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। वो ये है कि लोग एकदम सदमे में चले गए, एक शॉक इफेक्ट है, राइट। और ऑपोजिशन और मुख्तलिफ सियासतदान मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद है। तो मोदी को पहले ये मैनेज करना होगा, कुछ न कुछ कुछ दिन शायद लगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उनको कुछ अपना मसल दिखाने के लिए कि मैं इतना झूठ नहीं कहता था, मैं वाकई कुछ कर सकता हूं, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहाना ढूंढ के पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकता है। उसमें मेरा ख्याल है कि फिर इसी तरह का कोई एरियल स्ट्राइक वगैरह कोई चीज करनी, क्योंकि बहाना ये ढूंढेंगे कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स हैं टेररिस्ट के, ये है वो है, लिहाजा उनके ऊपर हमने एक्शन करना है। क्योंकि उस ऐसे एक्शन में आप अपनी जान बचा के निकल के जा सकते हैं और अपने इलाके में बैठ के झूठ बोल सकते हैं कि हम जाके पाकिस्तान में इतने लोग मार आए हैं। यहाँ चाइना के सामने झूठ बोलना मुश्किल था, इसलिए कि लाशें आपकी वापस आ रही थी, इनकी इंडियंस की वापस आ रही थी, और वो लाशें छुपाई नहीं जा सकती थी। जहां झूठ बोला जा सकता था उन्होंने बोल दिया, कहा जी हम भी जाके चाइना के 40-45 लोग मार आए, जबकि ये ऐसा है नहीं। हो सकता है 2-3 उनके मरे हों, लेकिन ये 40-45 का जो फिगर है ये बड़ा सोच समझ के झूठ चलाया गया। तो बात ये है कि झूठ की बुनियाद पे एक आपने इमेज अपना चलाया हुआ था, खड़ा किया हुआ था, वो टूट रहा है और पहले उसको संभालने की जरूरत है। फिर लाजमी बात है कि वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर अक्सर जिक्र करते रहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और उसके लिए हुकूमत को मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि दुनिया इस चीज को समझे कि पाकिस्तान वहां पे कोई टेररिज्म नहीं करा रहा, लेकिन ये भारत की चाल है कि वो एक इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए वो बहाना ढूंढता है। इसके लिए मैंने देखा कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई खास लॉबिंग नहीं की,
कोई खास दुनिया के लेकिन अंदर शौक आज पैदा का नहीं जो किया। जनरल साहब, आज जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की ओआईसी के कश्मीर ग्रुप से वर्चुअल मुलाकात थी, उसके अंदर उन्होंने फॉल्स फ्लैग का जिक्र किया है। डू यू थिंक दिस इज नॉट इनफ? और मेरा ख्याल है ये एक बेहतर है कि उन्होंने जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजाहत करनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीजें ऐसे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही कहता है कि फॉल्स फ्लैग, मतलब हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन मैं तवज्जो आपकी वही पुलवामा की तरफ दिलवाता हूं कि पुलवामा में जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो जो ताकतें जो दुनिया में असर रसूख रखती हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन्होंने फौरन कह दिया था कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। उसकी वजह यही है कि इन लोगों के इन ममालिक के जहन में ये है कि भारत में अगर कुछ होता है तो हमें सबूत की जरूरत नहीं है, ये कराता ही पाकिस्तान, यानी इस हद तक उनको इस चीज पे यकीन हो चुका हो। चुनाचे यहाँ बड़ा जरूरी है कि आप पुलवामा का किस्सा ले लें, यौड़ी का ले लें, इसमें जो झूठ है वो खोल के दुनिया के सामने लाना चाहिए। उसमें हम मेहनत नहीं करते ताकि पता लग जाए कि पहले जो हो चुका है वो भी कुक्ड अप था, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कराती नहीं, कोई सबूत ऐसा नहीं था जहां पाकिस्तानी को मुलव्वस हो। राइट। और अब भी तो ये, वरना भारत के हौसले बुलंद है इस नुक्ता निगाह से कि पाकिस्तान के खिलाफ उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिली हुई है। उन्होंने कहा ही हुआ है कि जनाब आप यू हैव द राइट टू रिटेलिएट, और वो राइट इसीलिए है कि दुनिया समझती है कि हम ये करवाते हैं। सो हमें दुनिया को कायल करने की जरूरत है। ये सरसरी जिक्र करना कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे वो काफी नहीं है। सही। राइट जनरल साहब, कामरान मैं आपकी तरफ आऊंगी। फॉरेन मिनिस्टर की जो कश्मीर राबता ग्रुप ओआईसी का है, उसकी बातचीत जो गुफ्तगू की है उन्होंने, उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि ओआईसी रेसिप्रोकेट करेगा? क्योंकि ओआईसी के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो अब से कुछ महीने पहले तक भारत के बड़े ही करीबी दोस्त थे, और करीबी दोस्त होने की वजह से कश्मीर का कॉज अक्सर औकात बड़े बुरे तरीके से डैमेज भी होता आया। आज फॉरेन मिनिस्टर ने ओआईसी के इस कश्मीर राबता ग्रुप से जो बात की है वो क्या बंद कानों पे पड़ेगी, या डू यू थिंक उसका कोई रिएक्शन होगा? देखिए, हमें इन चीजों को जज्बात से हट के रियलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए। रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि अगर हम ये तवक्को रखें कि बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें मुस्लिम ममालिक से, खास करके जो हमारे अरब ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई थिंक हमें प्रैग्मेटिक होके देखना पड़ेगा। मतलब स्टेटमेंट तो आपको नजर आएगा, मतलब ये टर्की, मलेशिया या इस तरह के ममालिक आपको पब्लिकली फोर्सफुली कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन कलेक्टिवली बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं वो आपका उस तरीके से साथ देंगे जिस तरह से हम चाहते हैं, मुझे उतनी तवक्को नहीं है। क्योंकि अगर आप कुआलालंपुर समिट में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरीके से यू टर्न लिया, उसमें एक ऑफर जो सऊदी अरब ने उस वक्त हमें दी, या हमारा जो मुतालबा था कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, हमने कहा कि वो पाकिस्तान में हो, और इस साल गालिबन वो मीटिंग होनी थी। लेकिन इनिशियली सऊदी अरब ने एग्री किया कि आप पहले मलेशिया जो समिट है उससे बायकॉट करें या ना जाएं, तो शायद हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो फिर लारा उन्होंने लगा के छोड़ दिया, क्योंकि ये मत भूलें कि ये ओआईसी का कश्मीर के ऊपर कॉन्टैक्ट ग्रुप है, मतलब एक छोटा ग्रुप है। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्सक्लूसिवली मीटिंग हो कश्मीर के ऊपर। उसमें फिर 57 फॉरेन मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि अभी तक अगर पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर पाया, जो असर रसूख रखने वाले ममालिक हैं, खास करके सऊदी अरब जो ओआईसी को लीड करता है, तो इस ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप से भी सिवाय करारदाद जरूर आ जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली जो इम्पैक्ट है मुझे होता नजर नहीं आता। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की बात कर रहे हैं कामरान आप, वो भी वर्चुअली पॉसिबल हो सकती थी अगर करना चाहते, और अगर वाकई में विल होती तो क्या वो हम वर्चुअली कर सकते थे? क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल तो हो नहीं सकता, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं या पोस्टपोन हो गई हैं। वाज इट पॉसिबल टू डू इट वर्चुअली? बिल्कुल पॉसिबल थी। देखिए, जब ये फैसला हुआ ना, आपको पता है कि लास्ट ईयर नवंबर में कुआलालंपुर समिट होना था, राइट, और उस वक्त ये प्रपोजल चल रहा था, और पाकिस्तान का प्रपोजल ये था कि अप्रैल 2020 में, क्योंकि उस वक्त तक कोरोना का नहीं पता था, कि इस्लामाबाद के अंदर एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला ली जाए और कश्मीर के ऊपर एक्सप्लिसिटली बात कर ली जाए। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये तासुर है
कि शायद जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं उनका नुक्ता नजर कश्मीर के हवाले से उतना स्ट्रांग नहीं है अगर हम तुर्की या मलेशिया को देखें, तो उस असर को जायल करने के लिए अच्छा होगा पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाए, एक यूनाइटेड पैगाम चला जाए। तो इसका मतलब है कि वो प्रपोजल पे कोई पेशरफ नहीं हुई, और अगर होना होती तो बिल्कुल ऑप्शंस मौजूद हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर कंसेंसस है ही नहीं कि क्या ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की सिर्फ कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुला करके भारत के खिलाफ और कश्मीर के ऊपर कोई करारदाद सामने लाई जाए। तो इसका मतलब है कि ये ओआईसी जो कॉन्टैक्ट ग्रुप वाली है, इसकी मीटिंग्स तो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं, और अभी गालिबन टर्की जो है वो उसको हेड कर रहा है, और टर्की की एक बहुत क्लियर पोजीशन, अगर आपको याद हो लास्ट सितंबर में जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ, टर्की के प्रेसिडेंट ही थे जो बड़ा खुल के उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमायत की। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ तुर्की या मलेशिया नहीं, जब तक तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं हमारी सपोर्ट नहीं करते और यकजान होकर के एक मैसेज नहीं देते मोदी सरकार को, उस वक्त तक कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जाहिर है कि इन इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात भी हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगेन आई वुड एम्फसाइज कि एक करारदाद तो जरूर आ जाएगी, लेकिन जो रियल इम्पैक्ट आना चाहिए वो अभी उसके लिए हमें प्रेशर एक्सर्ट करने की जरूरत है। लेकिन चलिए एटलीस्ट ये भी एक अच्छा कदम है, और इसके साथ साथ अरब की कुछ शहजादियां भी अब भारत की नस्ल के जो इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिक किस्म के वहां के लोग हैं, भारत के जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, उसके खिलाफ भी बात करना शुरू हो गई हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर टेकिंग भारत की असलियत दिखाने के लिए। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, बात घूम फिर कर यहां आ जाती है कि आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो एक पॉइंट पे बात की है, वो पॉइंट वाकई में बड़ा गौरतलब है कि इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी और पीस के लिए भारत एक थ्रेट बनकर सामने आ गया। और भारत ये धमकी बड़े अरसे से लगा रहा था, जब से वो समझ रहा था कि वो इस पूरे रीजन के ऊपर काबिज हो जाएगा, अखंड भारत बनाएगा, कश्मीर भी उसका, लद्दाख भी उसका, नेपाल की जो टेरिटरीज एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज वो भी उसकी, सब कुछ ही उसका हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नेबर्स जो छोटे छोटे थे, जो भारत के सामने चूं भी नहीं करते थे, अब वो भी उठ के खड़े हो गए हैं। रीजनल सिक्योरिटी के मैटर्स को क्या आपकी नजर में भारत के सारा नेबरहुड समझ चुका है कि भारत डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है इस रीजन को, विच विल इकोनॉमिकली इंपैक्ट ऑल ऑफ द नेबर्स? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया अनिका। आप देखेंगे सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मोदी की नाजीज़म और उनका जो आरएसएस का एजेंडा था उसको हाईलाइट करना शुरू किया, क्योंकि जब आप यूरोप में कभी कश्मीर की बात करते थे तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब भी आप नाजीज़म या हिटलर की बात करते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि पीटीआई गवर्नमेंट और हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये मुकदमा बहुत अच्छी तरह लड़ा है, और कम से कम लोगों को बावर करा दिया, दुनिया को अब ये बावर हो गया कि कम से कम कश्मीर में क्या हो रहा है। और उसी की वजह से आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। लेकिन अब ये जो गुड कॉप वाला रवैया है, शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, अब ये गुड कॉप वाला मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप देखें कि चाइना ने जो है वो सीधी उनसे बात बूत कोई नहीं की, उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक नहीं, उन्होंने गए जाके उनको फेंटी लगाई, वहाँ पे अपने इलाके पे कब्जा किया, अपनी बेस बनाई, वहाँ पे अपने फौजी बिठाए, और इंडिया को मुंह की खानी पड़ गई कि मोदी साहब के पास जवाब ही नहीं है। तो ये रीजनली जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि रीजन में तो पता चल गया है कि इस वक्त जो भारत के अज़ाइम है या मोदी के खास तौर पे जो अज़ाइम है बड़े ख़तरनाक है। और उसमें आप देखें कि नेपाल जो एक छोटा मुल्क है वो भी मुंह तोड़ जवाब इस वक्त मोदी को दे रहा है। तो पाकिस्तान को भी एक तो चाहिए कि अब ये गुड कॉप वाला मामला ख़त्म करें और बैड कॉप बन के इनको दिखाएं और इनको एक मुंह तोड़ जवाब दें। पाकिस्तान अफवाज के पास पूरी कुव्वत है। तो हमने 27 फरवरी को दे दिया, वो जो एक ट्रेलर दिखाया था ना, थोड़े 2-3 ट्रेलर और दिखाए। दूसरी जो ओआईसी की बात हो रही थी, देखें अब ये मामला ख़त्म होना चाहिए कि भाई हम बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, इनके पास इतनी कुव्वत है, ये इकोनॉमिक्स को छोड़ दें। अब आप देखें ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वबा आई है, फैली है, तो आपका कारोबार तो तबाह हो गया। आप अब इंसानी जाने हैं, कश्मीरी 70-80 लाख मुसलमान जो है वो 200-400 दिन हो गए हैं उनको एक लॉकडाउन के अंदर। अब इनको चाहिए कि ये अपने रवाबित ख़त्म करें। वही कहना कि गुड कॉप वाला मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने जितने भी तजारती रवाबित हैं हिंदुस्तान के साथ ख़त्म करें, उनके साथ ट्रेड ख़त्म करें, उनके जितने लोग
मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनको वहां से फारिग किया ठीक जाए है। और इनको एक बड़ी थ्रेट, ताकि इंडिया के अंदर से आवाज उठनी शुरू, बाहर से तो उठनी शुरू हो गई है। राइट। जब इंडिया के अंदर से आवाज उठेगी, जब लोग बेरोजगार होंगे, बैरून मुल्क से अपने मुल्क में वापस जाने शुरू होंगे, क्योस क्रिएट होगा भारत के अंदर और मोदी के खिलाफ मुजाहरे शुरू होंगे, तब हमारी जीत होगी। तो अब हम तब ये लोगों को मामला प्रेशर हल होता एग्जर्ट नजर करना आता है। होगा, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को प्रेशर एग्जर्ट करना होगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वो फौरी तौर पर जो भारत के लोग बाहर बैठे हैं या इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसको कट ऑफ करने की कोशिश करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के